ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। सो लास्ट क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट है? सर। नो सर। ओके, तो चलो ठीक है, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड सबको दिख रहा है? क्लियरली विजिबल है ना? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, सो मैं जस्ट एक रिकॉल करा दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सिंपल कर्व और क्लोज कर्व, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखा था और इसके बेसिस पे हम लोगों ने जो है पॉलीगन को डिफाइन किया था। पॉलीगन में तुम्हारे क्या क्या हैं? मैंने तुम लोग को बोला भी था कि तुम्हारे बुक में जो है पॉलीगन बहुत तरह के लिखे हुए हैं। तुम्हारे बुक में बॉक्स बना के लिखा हुआ है ना, टेबल बना के 10 साइड तक में। तो सबने उसको याद कर लिया है? यस सर। यस सर। ओके, मैं पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बेहतर है तुम लोग याद कर रखना, ठीक है इसको। तो हम लोगों ने पॉलीगन में हमारा सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये दोनों पॉलीगन हम लोगों ने क्लास 4-5 से ही पढ़ा है ना। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, आइडेंटिफिकेशन इसका हम लोगों ने क्लास 4-5 से ही पढ़ा है ना। तो ये दो सबसे सिंपल पॉलीगन है जो तुम जानते हो। इसके आगे हम लोग पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डोकागन, 10 क्वाड यानी कि साइड के बेसिस पे ये क्वाड्रिलेटरल का डिवीजन किया गया है ना। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। सो पॉलीगन का डेफिनेशन क्या दिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व हैविंग n साइड्स, है ना। ये सबसे सिंपल भी कर्व है और क्लोज्ड कर्व भी है। और इसके कितने साइड्स हैं? n साइड्स हैं। तो हम वैसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसके n साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। ये हम लोगों ने डेफिनेशन दिया था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि क्यों हम लोग सिंपल और क्लोज कर्व ये दोनों वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो है ना इसी पॉलीगन को कंटिन्यू करेंगे। अब पॉलीगन में एक वर्ड यूज होता है जो हम लोग कॉमनली जानते भी हैं, इसको डायगोनल, ठीक है। सो अब हम लोग, अब तुम देखो एक पॉलीगन जब दिया हुआ है तो पॉलीगन में ये जो ए बी सी, इसका नाम अगर हम देते हैं तो ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी। और एसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट साइड। साइड, साइड बोलते हैं, या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं, एज, ठीक है। और ये जो ए बी सी, ये जो 3 पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स, और कॉर्नर भी बोलते हैं, है ना। अब जैसे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें एक टर्म हम लोग और यूज करेंगे, ठीक है। वो टर्म क्या है वो देखो। पहले हम लोग जो पॉलीगन है ना उसका नाम कैसे देते हैं वो चीज पहले ध्यान दो। इसमें भी ना जनरली लोग गलती करते हैं, तो नाम कैसे देते हैं पॉलीगन का वो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जैसे मान लो मैं नाम दे रहा हूं उसका पी, ठीक है, तो ऑर्डर में देंगे पी क्यू आर एस, ऐसे ही नाम देंगे ना। तो अब मान लो पी यहां दे दिया तो क्यू के लिए मेरे पास यहां भी पॉसिबिलिटी है और यहां भी पॉसिबिलिटी है। तो तुम क्यू जो है यहां भी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, बट यहां क्यू नहीं दे सकते हो। हमेशा एक ऑर्डर में चलता है, रैंडमली हम कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। मान लो पी तुम कहीं भी लिख सकते हो, पी में आजादी है, बट जब तुमने पी लिख दिया तो क्यू तुम कहीं नहीं लिख सकते हो। क्यू का पोजीशन या तो ये हो सकता है या तो ये, या तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा या तो क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तुम रैंडमली यहां पे जंप करके क्यू का नाम नहीं दे सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो मान लो क्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया, अब आर, तो अब तुम खुद देखो कि तुम कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। ये मेरा कैसे मूवमेंट जा रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्यों? हम क्लॉक कैसे, देखो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्लॉक कैसे मूव करता है? क्लॉक सर में जो स्क्रीन। नीडल है ऐसे मूव करता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर।
दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर, दिख रहा है। रुचि देखो, शायद नेटवर्क स्लो होगा तुम्हारे साइड में, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। थोड़ा वेट कर लो, मेरे ख्याल से नेटवर्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉक ऐसे मूव करता है ना, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉक के अगेंस्ट में मूव करेंगे, ऐसे अगर मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम देखो, तुम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हो, क्लॉक के अगेंस्ट में मूव कर रहे हो। तो नेमिंग अगर हमने क्यू यहां लिख दिया, यानी कि हमको नाम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देना पड़ेगा, यानी पी क्यू। आर हम यहां नहीं दे सकते हैं, आर हमको कहां देना पड़ेगा, यहां देना पड़ेगा। और एस कहां देना पड़ेगा, एस हमको यहां देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आया मैंने क्या बोला, नाम कैसे देते हैं? यस सर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं और भी दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं। ठीक है, जैसे पेंटागन का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब मान लो इसका नाम हम दे रहे हैं ABCD, तो या ए कहीं भी दे दो, ए यहां भी दे सकते हो, 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 कोई दिक्कत नहीं है ए के नाम में। अब बी जो है, बी जो है तुम कहीं भी रैंडमली नहीं दे सकते, बी यहां नहीं दे सकते हो। बी के लिए ए के एडजेसेंट में या तो यहां दे सकते हो या तो यहां दे सकते हो बी का नाम। अब मान लो तुम बी का नाम यहां दे दिए, तो अब तुम खुद देखो कि तुम कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो नाम देने में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अब हम जो सी है ना वो यहां पे दे सकते हैं। सी का नाम हम कहां दे सकते हैं? सी का नाम समझ में आया, कहां दे सकते हैं हम? सी यहां दे सकते हैं। डी कहां दे सकते हैं? यहां दे सकते हैं। और ई कहां दे सकते हैं? हम जैसे अगर सी यहां दे दिया ना, तो हम डी यहां नहीं दे सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ऐसे मूव कर रहे हैं तो सी के बाद क्या आता है? डी, तो डी यहीं पर आएगा और ई यहां पे आएगा। ये मेरा नाम देने का तरीका होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें बच्चे जनरली गलती कर देते हैं कभी कभी, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से किसी भी पॉलीगन का नाम दे सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी पॉलीगन के नाम देने में? नहीं ना? तो सर। ओके, अब तो ये पॉलीगन का तो हमने नाम दे दिया। अब हम लोग जो टर्म पे आते हैं, जो टर्म हम लोग सीख रहे थे उस पे आते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था? एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, डायगोनल। सो डायगोनल क्या होता है, पहले उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, इट इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। अब कैसा लाइन सेगमेंट है ये हमको समझना है। सो इट इज अ लाइन सेगमेंट इन विच, और इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और अ पॉलीगन। एक पॉलीगन में अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, वो लाइन सेगमेंट मेरा क्या कहलाएगा? डायगोनल। अब तुम पहले ये देखो, ये मान लो P है ना, तो P के बगल में Q है और S है, इसको हम लोग कौन सा वर्टिसेस बोलेंगे? ये P और P जो P का जो Q है वो कौन सा वर्टिसेस है? P और Q जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस है। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेज है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से समझ सकते हो नेबर। तो P का नेबर में कौन वर्टिसेज है? Q और S। R जो है P के एडजेसेंट में नहीं है। एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझ में आया? ठीक है, एडजेसेंट वर्ड सबको समझ में आया ना? आवाज आ रही है मेरी? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। एडजेसेंट वर्ड का मतलब है, तुम सिंपल सब समझ सकते हो, नेबर। एडजेसेंट का मतलब क्या है? नेबर। तो नेबर, अब P के नेबर में कौन है? कौन सा वर्टिसेस P के नेबर में है? Q। और P के नेबर में कौन है? S। R P के नेबर में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि P का एडजेसेंट वर्टिसेस Q है और P का एडजेसेंट वर्टिसेस S है। अब समझ में आया एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मतलब है? यस सर। ओके, सो इसी तरह Q का एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है? रुचि, मुझे बताओ Q का एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है?
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। सर आपका ओके अनुषा, हाँ बोलो। सर आपका स्क्रीन हाँ राजदीप, दिख रहा है ना? सर ओके अनुष्का, मुझे बताओ क्यू का एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है? आर। अनुष, हाँ क्यू का एडजेसेंट वर्टिसेस आर, और एक ही है या और भी सर है? पी है सर, क्यू पी। हाँ पी, क्यू का एडजेसेंट वर्टिसेस पी भी है और क्यू का एडजेसेंट वर्टिसेस आर भी है। ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एडजेसेंट वर्ड याद रखना क्योंकि आगे भी हम लोग को ये मिलेगा। एडजेसेंट का मतलब है नेबर, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये तो हो गया एडजेसेंट। तो पी का एडजेसेंट क्यू और एस है, तो पी के और आर में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों अपोजिट वर्टिसेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? P एंड R आर अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, इसी तरह S और Q भी मेरे क्या होगा? अपोजिट वर्टेक्स होगा। तो मैंने डायगोनल के डेफिनेशन में क्या बोला था कि डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिलता है। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन है? P और R, इसको ज्वाइन करो तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। एस और क्यू, इसको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो इसमें हम बोलेंगे कि पी आर और एस क्यू ये दोनों मेरा क्या है? डायगोनल से। समझ में आया डायगोनल क्या है? यस सर। यस ठीक है, मैं चलो डेफिनेशन, डायगोनल का डेफिनेशन क्या है मैं डायगोनल का डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, it is a line segment formed by joining opposite vertex। सर क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नो सर नहीं दिख रहा है। ओके अभी देखो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो डायगोनल का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो हम लोग, चलो ये तो क्वाड्रिलेटरल में था, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल? टू। टू से अधिक नहीं हो सकता है, टू से कम भी नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली टू डायगोनल्स होंगे। अब पेंटागन में आते हैं, पेंटागन में आते हैं तो पेंटागन में अब देखो, मान लो कि हमको डायगोनल पता करना है, तो अब तुम देखो कि डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से बनता है, एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से नहीं बनता है। तो हम ये देखेंगे कि एक एडजेसेंट कौन है? एक एडजेसेंट ई है और एक एडजेसेंट बी है, यानी इन दोनों को तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम ए को किससे ज्वाइन कर सकते हैं? डी से, तो एक डायगोनल मिल गया। ए को किससे ज्वाइन कर सकते हैं? सी से, तो एक और डायगोनल मिल गया। तो ए से जो डायगोनल बन रहा है वो हमने देख लिया। अब इसी तरह ई से आते हैं, ई का एडजेसेंट कौन है? डी और ए, तो इसको हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ई को हम तब किससे ज्वाइन कर सकते हैं? ए से, और ई, हाँ हाँ बोलो सर बोलो क्लीन रिया। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर क्लीन बोर्ड से नहीं दिख रहा है। बोर्ड, अच्छा अच्छा एक मिनट। अभी देखो, ठीक है? यस सर। ओके, सो तुम देखो डायगोनल, हम एक पेंटागन में डायगोनल कैसे पता कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ई से हम सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ई को हम किससे ज्वाइन कर सकते हैं? बी से। तो ई का अपोजिट वर्टेक्स कौन है? बी है और सी है।
इसी तरह डी पे आते हैं, तो डी से कौन कौन ज्वाइन हो सकता है? तो डी का एडजेसेंट वाला वर्टेक्स को छोड़ दो, जो बचा वो अपोजिट है। तो डी के एडजेसेंट में ई है और सी है, इसको छोड़ दो। तो डी को ए से तो ऑलरेडी ज्वाइंड है, डी और किससे ज्वाइन हो सकता है? बी से। तो देखो डायगोनल मिल गया ना। अब सी पे आते हैं, तो सी का एडजेसेंट कौन है? डी और बी। तो डी और बी को छोड़ दो, ए और ई से ज्वाइन कर दो, तो ए और ई से ज्वाइन कर दिया। इस तरह बी का एडजेसेंट कौन है? सी और ए, इसको छोड़ दो, डी और ई से ज्वाइन कर दिया। तो एक पेंटागन में जितने भी डायगोनल है वो हमने पता कर लिया ना। कौन कौन डायगोनल है पेंटागन में? ए डी, ए सी, AC, ई सी, ई बी, हाँ एक एक करके ऑर्डर में आते हैं। डी बी, डी ए तो ऑलरेडी हो गया, सी ए भी हो गया, सी भी हो गया, है ना। तो पेंटागन में कितने डायगोनल आए? 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल आए ना। 1 2 3 4 5 पेंटागन में। समझ में आया कैसे हम लोगों ने डायगोनल को ड्रॉ किया? सबको समझ में आया? यस सर। ओके चलो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, हेक्सागन में देखते हैं हेक्सागन में कैसे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हेक्सागन आते हैं। हेक्सागन में कितने साइड होंगे? 6 करने का फॉर्मूला। तो 1 2, हाँ हाँ ठीक है, मैं उस पे आ रहा हूं। अभी हम लोग पहले डायगोनल को तो समझ लें कि डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो अभी बहुत बात की चीज है। ठीक है, अब ये मेरा हेक्सागन है, तो नाम दे दो पहले इसका, P Q R S T U। ओके, सो अब एक एक करके आते हैं। Q के एडजेसेंट में R और P है, तो इसका अपोजिट कौन होगा? S U और T। तो डायगोनल कौन कौन होगा? QS होगा, QU होगा और QT होगा। Q से जो जो डायगोनल निकल रहा था वो हमने पता कर लिया। अब R पे आते हैं। R से डायगोनल कौन कौन होगा? तो R के एडजेसेंट में Q और S है, तो इसको छोड़ दो, बाकी जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। तो R को P से ज्वाइन कर सकते हैं, R को U से भी ज्वाइन कर सकते हैं, R को T से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी डायगोनल हो गया। अब S पे आते हैं। S का एडजेसेंट कौन है? R और T। तो बाकी जो बच गए वो क्या है? अपोजिट। तो डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिलता है। तो S को तो Q से ज्वाइन ऑलरेडी है ही, S हम P से ज्वाइन कर सकते हैं, S हम U से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब इसी तरह S से डायगोनल जितने भी निकल रहे हैं वो बन गए। अब T पे आते हैं। T के एडजेसेंट में U और S है, इसको छोड़ दो, जो बचेगा वो अपोजिट है। तो T को हम किससे ज्वाइन कर सकते हैं? R को Q से, P से, तो P से भी ज्वाइन कर दो। तो इन दोनों से तो ज्वाइन था। इसी तरह U से, तो U के एडजेसेंट में T और P है, तो किस किस से ज्वाइन हो सकता है? S से, R से और Q से, सबसे ज्वाइन है। तो इसमें कितने डायगोनल है बता सकते हो? 9, 9। 1 2 9 3 4 5 6 और 7 8, 8 के बाद 9 है। हाँ, सर, R and D 9। सो इसमें टोटल डायगोनल कितने हैं? हाँ, और कोई बच्चा क्या? नहीं ना बच्चा, डायगोनल काउंट पे 9। सो हमारे इसमें टोटल डायगोनल जो है टोटल 9 है। समझ में आया? सब कोई डायगोनल बना सकते हो ना, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना डायगोनल अपने पॉलीगन में? yes sir, बना सकते। हाँ, तो ये हो गया हमारा डायगोनल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अच्छा मुझे बताओ ट्रायंगल में Yes, कितने sir. डायगोनल है? हाँ सर नहीं हो रहा। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? देखो, मैंने तुमको बोला था ना कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से डायगोनल बनता है। तो ए का एडजेसेंट बी और सी है, एक अपोजिट वर्टेक्स कौन है बताओ मुझे? एक अपोजिट वर्टेक्स है क्या? नो सर, नहीं है ना? नहीं है ना, तो No, sir. अपोजिट वर्टेक्स नहीं है तो डायगोनल भी नहीं बन सकता है। यानी कि एक ट्रायंगल में डायगोनल्स की संख्या 0 होती है। क्यों होती है? बिकॉज इन ट्रायंगल अ वर्टेक्स विल नॉट हैव एनी अपोजिट वर्टेक्स। एक वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स नहीं मिलता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हैव डायगोनल। ठीक है, बट
ट्रायंगल के अलावा जितने भी हमारे पास पॉलीगन है सब में डायगोनल मिलेगा। तो एक क्वेश्चन एराइज होता है, तो कितने डायगोनल होंगे? ये तो अब यहीं से देखो डिफिकल्ट लग रहा है ना। हमारे हेक्सागन में 9 हो गए, अगर मैं हेप्टागन लूंगा तो नंबर ऑफ डायगोनल और बढ़ जाएंगे, ऑक्टागन लूंगा तो नंबर ऑफ डायगोनल और बढ़ जाएंगे। एक ट्रायंगल में आखिर डायगोनल कितने होते हैं, एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, ये हम लोग पता करते हैं। तो पहले उससे पहले ना एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर एक पॉलीगन में कितने साइड होते हैं। बता सकते हो पॉलीगन में कितने साइड होंगे, सॉरी कितने लाइन सेगमेंट होंगे? तुम देखो साइड तो 6 है, हेक्सागन में साइड 6 है, वो तो पता चल रहा है। कितने साइड्स होंगे एक पॉलीगन में, कितने साइड्स होंगे ये बता। कितने, सॉरी साइड वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि एक हेप्टागन है, एक हेप्टागन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन है ना, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे? तो 7 तो साइड हो गए, इसके अलावा लाइन सेगमेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये टफ काम हो गया ना। तो मैं बोल रहा हूं एक पॉलीगन में कितने साइड होंगे, कितने लाइन सेगमेंट होंगे, इसको बता सकते हो क्या? चलो इसको हम लोग देखते हैं। मैं फॉर्मूले का प्रूफ नहीं बता सकता क्योंकि प्रूफ जो है वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं तुमको फॉर्मूला बताऊंगा कि एक पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं, ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो तुमको बता रहा हूं। सो ध्यान रखना कैसे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉलीगन में मान लो n साइड है, पॉलीगन में कितने वर्टिसेज हैं? n वर्टिसेज हैं, तो n वर्टिसेज होंगे तो कितने साइड होंगे? अगर एक पॉलीगन में n वर्टिसेज होते हैं ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेज होते हैं? 4। हेक्सागन में कितने वर्टिसेज होते हैं? 6। तो एक पॉलीगन में n वर्टिसेज है तो कितने साइड होंगे? n साइड्स होंगे, n साइड्स होंगे। लेकिन हमको तो काउंट करना है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट होंगे। तो एक पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 बाई 2। एक पॉलीगन में इतने लाइन सेगमेंट होते हैं, चेक कर सकते हो इजी एग्जांपल से। एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल में n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 4। n का वैल्यू 4। हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे। 4 लाइन सेगमेंट तो है ही, इसके अलावा 5 6, यानी एक पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? सॉरी, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 6 लाइन सेगमेंट होते हैं, है ना? 6 है। अच्छा ओके, इसमें अब इस फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल का में लाइन सेगमेंट का वैल्यू 6 देता है या नहीं देता है। n का वैल्यू 4 पुट करो, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, सो 2 इंटू 3, इससे भी 6 आ रहा है ना? आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये तुमको ये बताता है कि एक पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट होंगे, सबको ये बता सकते हो। अब मान लो मैं पेंटागन लेता हूं, पेंटागन ले रहा हूं, ठीक है, ये मेरा पेंटागन है, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे? इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? 5 अब पहले काउंट करके देखो इसमें कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। 1 2 3 4 साइड है, उसके अलावा 6 13 लाइन 7, हाँ 8 9 10, टोटल 10 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, इससे भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला जो है हमको ये बताता है कि एक पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट होंगे। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया?
Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको ये Yes, sir. बताता है कि हाँ एक पॉलीगन में कितने साइड होंगे, ये तो हमने बता दिया। अब डायगोनल की बात है कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे, तो ये हाँ बोलो। सर आवाज से क्लियर नहीं आ रहा है और पूछ रहा है? सर आवाज से क्लियर नहीं दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा है ठीक। अच्छा एक अभी ठीक है, आवाज आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। सर बोर्ड से ठीक से नहीं दिख यस रहा सर, है। आपका बोर्ड अभी भी नहीं दिख रहा है? बोर्ड नो सर बोर्ड से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर, बोर्ड। अच्छा एक मिनट भैया, अच्छा एक मिनट देखो भैया। अभी भी सर ठीक से नहीं दिख रहा है। सर दिख रहा है। सर दिख Yes, रहा sir, दिख है। रहा है। सर क्लियर से। सर दिख रहा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। सो ये तो हमको मिल गया फॉर्मूला कि कितने लाइन सेगमेंट होंगे, बट हमारा जो मेन एम है कि हमको ये पता करना है कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे। तो अब आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स पे आते हैं। तो तुम ये देखो कि ये लाइन सेगमेंट में कौन कौन सा लाइन सेगमेंट काउंट हुआ है, बता सकते हो? ये जो हमने काउंट किया नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ पॉलीगन, कौन कौन से लाइन सेगमेंट काउंट हुए? इसमें डायगोनल भी काउंट हुआ है और साइड भी काउंट हुआ है इसमें? Yes, नहीं sir. ओके, तो अब अगर हम इस वाले लाइन सेगमेंट में से साइड वाला लाइन सेगमेंट हटा दें तो कौन सा नंबर बचेगा? Diagonal. डायगोनल बचेगा। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट माइनस नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना है? n इंटू एन माइनस 1/2 और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? n। इसको हम माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो पहले इसको। एन स्क्वायर, एन इंटू एन कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर होगा ना? Yes, sir. माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये सिंपली हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन। अब यहाँ पे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस 2n। ठीक है? यस सर। सो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में से नंबर ऑफ साइड्स हम माइनस कर दे रहे हैं, तो ये कितना आएगा जरा चेक करो। ये आ जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से n कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाएगा? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में सबको? जो नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करने का फॉर्मूला है वो कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो ये हमको Yes, बताना sir. है कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे। अब चेक करते जाओ ये फॉर्मूला हमारा सबके लिए वैलिड दे रहा है नहीं, आंसर वैलिड दे रहा है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल में आते हैं, तो ट्रायंगल में n का वैल्यू कितना होता है? 3. 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल चेक करते हैं कितना दे रहा है नंबर ऑफ डायगोनल। सो नंबर ऑफ डायगोनल, तो इसमें n का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 0 आएगा। आएगा ना? Yes, sir. एक क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में n का वैल्यू कितना होता है? 4। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 4। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 इज इक्वल टू
4 into 4 minus 3 divided by 2. So 4 into 1 divided by 2. 2 2 जा 4. So number of diagonal कितने आ गए 2. और क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, तो ये फॉर्मूला तुमको इसी तरह हेक्सागन में आप हमने काउंट कर रखा है हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं 6. तो n का वैल्यू है 6. अब n के जगह पे 6 पुट कर दो तो 6 नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n का वैल्यू 6. तो 6 into 6 minus 3 divided by 2. 2 3 जा 6. 3 into 3 9. और हमने काउंट भी किया था ना 9. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया है. ये फॉर्मूला तुमको ये बताता है कि पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे. और ये फॉर्मूला तुमको क्या बताता है. दो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा. ये फॉर्मूला क्या बताता है. Number of line segments. नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. एक पॉलीगन में कितने लाइन सेगमेंट होंगे. उस लाइन सेगमेंट में डायगोनल भी काउंट होगा और साइड भी काउंट होगा. और हमने क्या किया फिर इसी में से नंबर ऑफ साइड्स को हटा दिया तो जो नंबर बचा वही तुम्हारा क्या बचा नंबर ऑफ डायगोनल्स. ठीक है. तो हम लोगों ने ये देख लिया कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे. ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट. No, sir. No, sir. ओके. सो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. इसमें ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों. ये तुम्हारा क्लास 9th में भी है क्लास 10th में भी है क्योंकि ज्योमेट्री है ना और ये ज्योमेट्री का बेसिक है. तो इसमें अगर तुम कहीं भी कोई भी चीज नहीं समझोगे तो वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को समझते जाओ. जहां डाउट है वहां पूछो. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन. ठीक है. कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है. ठीक है. इसको भी हम लोग दो तरीके से समझेंगे. ठीक है. तो पहला तरीका जो मैं बता रहा हूं वो देखो पहले कैसे. एक क्वाड्रिलेटरल है एक पॉलीगन है. ठीक है. ये मेरा पॉलीगन. अब ये पॉलीगन मेरा इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में लाई करेगा. या तो ये कॉन्वेक्स होगा या तो कॉनकेव होगा. तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक पॉलीगन मेरा कॉनकेव पॉलीगन है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है. ये चीज हम लोग देखते हैं. तो मैं तुमको प्रैक्टिकली पहले बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे. ठीक है. कोई डेफिनेशन नहीं. प्रैक्टिकली क्या करो. क्या क्या बोल रहे शुभांशु. सर कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है वो बाहर की ओर निकला है. नहीं वो ठीक है. एक और तरीका है. हम दोनों पे आएंगे हम लोग एक एक करके. ठीक है. तो मैं पहले क्या बता रहा हूं. इसके किसी भी ये इसका एक पॉलीगन है ना तो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर होगा. ये वाला रीजन कौन सा रीजन कहलाता है. इंटीरियर. 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 ये वाला रीजन तुम्हारा हाँ ये वाला रीजन इंटीरियर होता है जो साइड के अंदर में है. और ये वाला रीजन जो होता है ये तुम्हारा एक्सटीरियर रीजन होता है. ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूं इसके इंटीरियर रीजन में कोई भी दो पॉइंट लो. दो पॉइंट कहीं भी जहां भी तुम्हारी इच्छा है. ठीक है. जहां कहीं भी तुम्हारी इच्छा है वहां लो और इन दोनों पॉइंट को तुम ज्वाइन करो एक लाइन से स्केल से लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करो. और अगर ये लाइन सेगमेंट का एक भी पोर्शन इंटीरियर से बाहर नहीं जा रहा है तो हम बोलेंगे ये पॉलीगन मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन है. ये पॉलीगन मेरा कौन सा पॉलीगन है कॉन्वेक्स. ऐसा हर एक पॉइंट हर एक दो पॉइंट के लिए होना चाहिए. किसी भी दो पॉइंट को तुम ज्वाइन करो ना कभी भी कोई लाइन सेगमेंट तुमको ऐसा मिलेगा जो
पॉलीगन के इंटीरियर से बाहर जाएगा? ऐसा कोई 2 पॉइंट मिलेगा तुमको? No, sir. नहीं मिलेगा। नो कोई भी सर। 2 पॉइंट ले लो, कभी कभी भी ये बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुमको एक दूसरा पॉलीगन दे रहा हूं, ये भी मेरा पॉलीगन है। इस पॉलीगन में अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं स्केल से, तो तुम देखो इसका कुछ पोर्शन बाहर निकल गया, ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया ना। ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया ना। तो हम Yes, बोलेंगे ये sir. पॉलीगन मेरा कॉन्केव पॉलीगन है, ये कॉन्केव पॉलीगन है। सो कॉन्केव, ये फ्रैक्टल हो गया ना, स्केल और पेंसिल से हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि तुम इसका कोई भी 2 पॉइंट लो इंटीरियर में, उसको तुम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करो। अगर लाइन सेगमेंट का कोई भी पोर्शन इंटीरियर से बाहर नहीं जा रहा है तो वो कॉन्वेक्स है। और अगर उसका कुछ पोर्शन भी, एक पॉइंट भी अगर उस लाइन सेगमेंट का बाहर निकल गया, तो हम बोलेंगे कि वो मेरा कॉन्केव पॉलीगन है, कॉन्वेक्स नहीं है। अब यहां पे हमने पॉलीगन ही वर्ड यूज किया ना, ये हम फिगर के लिए बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स फिगर एंड कॉन्केव फिगर। ये जो डेफिनेशन हो गया, ये जनरलाइज डेफिनेशन है। तुम देखो, ये मेरा पॉलीगन नहीं है, लेकिन अब हम बोल सकते हैं ये मेरा, मुझे बता सकते हो ये जो फिगर है ये कॉन्वेक्स फिगर है या कॉन्केव फिगर है? Concave. कॉन्केव फिगर है, कॉन्केव फिगर है। क्यों? देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर लोगे, इसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे तो इसका कुछ पोर्शन बाहर निकल जाएगा ना। Yes, sir. निकल, तो ये मेरा Yes, कॉन्केव sir. फिगर है। तो तुम देख रहे हो, ये वाला जो डेफिनेशन है ये जनरल डेफिनेशन है, ये सिर्फ पॉलीगन पे ही नहीं अप्लाई होता है, ये किसी भी फिगर पे हम अप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फिगर मेरा कॉन्केव फिगर है या कॉन्वेक्स फिगर है। ठीक है, अब जैसे तुम सर्कल ले लो, सर्कल बता सकते हो मेरा कॉन्केव फिगर है या कॉन्वेक्स फिगर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स फिगर है। क्यों? सर्कल का किसी भी 2 पॉइंट को तुम कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, उसको अगर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करोगे तो इस लाइन सेगमेंट का कोई भी पोर्शन बाहर नहीं निकलेगा, कहीं भी निकलेगा? ऐसा कोई लाइन सेगमेंट मिलेगा तुमको क्या? मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। सारे लाइन सेगमेंट जो है वो इसके इंटीरियर में ही रहेंगे। तो जो सर्कल है ना, वो मेरा कॉन्वेक्स फिगर है, कॉन्केव फिगर नहीं है। तो मैंने जो तुमको डेफिनेशन दिया सिर्फ पॉलीगन तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये किसी भी क्लोज फिगर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया मैंने जो तुमको डेफिनेशन बताया कॉन्वेक्स और कॉन्केव का? सर एक बार और बता दीजिए। तुमको ये देखना है कि तुम्हारे फिगर में ऐसा कोई 2 पॉइंट तुमको नहीं मिल रहा है जिसको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, लाइन सेगमेंट फिगर से बाहर निकल जा रहा है। ऐसा कोई 2 पॉइंट अगर मिलेगा तो वो कॉन्केव होगा, और अगर नहीं मिलेगा ऐसा कोई 2 पॉइंट जिसको ज्वाइन करने से उसका कुछ पोर्शन बाहर निकल जाए, तो कॉन्वेक्स है। इसमें देखो, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट बाहर नहीं जाएगा इंटीरियर से, सारे लाइन सेगमेंट के सारे पोर्शन इंटीरियर में रहेंगे। इसमें देखो, इसमें हमको एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां ले लें तो इसका जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट जो है इंटीरियर से बाहर निकल जा रहा है, ये वाला पोर्शन, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा कॉन्केव पॉलीगन है। इसी तरह मैंने इन जनरल दिया, ये फिगर ले लो, ये पॉलीगन तो है नहीं, ये फिगर मेरा कॉन्केव फिगर है या कॉन्वेक्स फिगर है? तो तुम देखो, अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लूं, इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन इंटीरियर से बाहर निकल गया ना, तो ये फिगर मेरा क्या कहलाएगा? कॉन्केव फिगर। सर्कल पे आओ, सर्कल का कोई भी 2 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करोगे तो इसका एक भी पोर्शन सर्कल से बाहर नहीं निकलेगा, तो सर्कल का एक कॉन्वेक्स फिगर है। समझ में आया शुभांशु? यस सर। आया? ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया। अब जो तुम्हारे बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है उस पे आते हैं। ठीक है,
जो तुम्हारे बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है उस पे आते हैं। वो डेफिनेशन सिर्फ पॉलीगन के लिए एप्लीकेबल है, किसी इन जनरल फिगर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट ये वाला जो डेफिनेशन है ये इन जनरल किसी भी फिगर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वो पॉलीगन हो या नहीं हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो तुम्हारे बुक का डेफिनेशन अब क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पॉलीगन में एक भी एंगल, तुम मुझे बताओ ये एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये एंगल मेरा क्या है, राइट एंगल 180 डिग्री से छोटा है ना, लेस देन 180 डिग्री है ना, राइट मतलब लेस देन 180 डिग्री है, यस सर। है ना। ये वाला एंगल क्या है मेरा, लेस देन 180 है या मोर देन 180 है, मोर देन 180 बट लेस देन 360। मोर देन 180। तो इस एंगल को किस नाम से बोलते हैं, बताया गया है जूनियर क्लासेस में। सर रिफ्लेक्स एक बार और एंगल क्वेश्चन रिपीट करिए। इस एंगल, इसका वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है, इस एंगल को हम किस नाम से बुलाएंगे, इस एंगल को, इस एंगल का कोई नाम दिया गया है, इस तरह के एंगल का जिसका वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो, सर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल, यस। इस, हाँ, इस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन का जो डेफिनेशन है ना, इसी पे बेस्ड है। अगर तुम्हारे पॉलीगन में एक भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल आ गया तो वो कॉन्केव पॉलीगन है, और अगर एक भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन। चेक करो, इसमें कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल है क्या, यस सर। कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, नहीं ना है, सर है। इसमें कौन सा एंगल रिफ्लेक्स एंगल है जरा मुझे बताओ, इन चारों में से कौन एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, शुभांशु। सर इमेज क्लियर नहीं ये आ रहा है। रिफ्लेक्स एंगल है, इमेज क्लियर नहीं है, अभी देखो, अभी ठीक है इमेज, यस सर। यस सर तो इसमें से कौन सा Yes, sir. कोई भी एंगल रिफ्लेक्स है क्या, नो इसमें कोई भी सर। एंगल रिफ्लेक्स है क्या, नहीं ना है। नो। तो ये पॉलीगन मेरा कौन सा पॉलीगन होगा, कॉन्वेक्स। लेकिन इस वाले डायग्राम को देखो, इसमें देखो ये वाला एंगल मेरा रिफ्लेक्स एंगल है ना, है, रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला एंगल, यस है ये सर। वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल। यस यस सर। सर ये Yes, पॉलीगन sir. मेरा कौन सा पॉलीगन कहलाएगा, कॉन्केव concave। पॉलीगन। सो ठीक है, Concave. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में किस चीज का अंतर होता है, उसका जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन में एक भी इंटीरियर एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, लेकिन कॉन्केव पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल ऐसा जरूर होगा जो मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। इंटीरियर एंगल का मतलब समझते हो ना, जो इंटीरियर में एंगल बना हुआ है, एक्सटीरियर Yes, एंगल की sir. बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल जो एंगल अंदर बना हुआ है। तो अंदर वाला एंगल में एक भी एंगल अगर तुम्हारा रिफ्लेक्स हो गया तो वो कॉन्केव पॉलीगन है, अदरवाइज वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। समझ में आया, कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में किस चीज का अंतर होता है। Yes, sir. ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो क्लास ओवर करते हैं।
सर टेस्ट कब होगा?